चलो जी स्टार्ट करते हैं। 12.32। हाँ, रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन का टॉपिक स्टार्ट किया था हमने। कन्वर्जन ऑफ अ फर्म इनटू एलएलपी, कौन सा शेड्यूल? प्राइवेट लिमिटेड इनटू एलएलपी 3 एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी 4। अगर आपको कन्वर्जन करवानी है तो ये शेड्यूल फॉलो करने पड़ेंगे और इस एक्ट की कंप्लाइंसेस 4 शेड्यूल थे। पहला कौन सा था? राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एंड टुवर्ड्स एलएलपी या एलएलपी टुवर्ड्स पार्टनर। तो रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन, सेक्शन 58। द रजिस्ट्रार ऑन सेटिस्फाइंग दैट अ फर्म, प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ये तीनों ही कन्वर्ट हो सकती है। तीनों का नाम आ गया है। एज द केस में बी हैज कंप्लाइड विद द रिस्पेक्टिव शेड्यूल्स, कि इन कंपनीज ने या फर्म ने क्या कर लिया है? शेड्यूल की कंप्लाइंस कर ली है, इस एक्ट की कंप्लाइंस कर ली है, रूल्स की कंप्लाइंस कर ली है। द रजिस्टर द डॉक्यूमेंट सबमिटेड अंडर सच शेड्यूल एंड इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? जैसे ही उसके पास डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, पहले देखेगा कि सारी कंप्लाइंसेस हो गई है या नहीं हो गई। अगर सारी कंप्लाइंसेस हो गई है तो क्या करेगा? एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा। इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन सच फॉर्म एज द रजिस्ट्रार में डिटरमाइन। एक सेकंड। हेलो। तो एक नया सर्टिफिकेट मिल जाएगा और उस डेट से क्या मान लेंगे हम कि एलएलपी रजिस्टर हो गई है। यहाँ पे हो क्या रहा है? कन्वर्जन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? कन्वर्जन हो रहा है। देखो यहाँ पे पूरी आपको कंप्लाइंसेस नहीं पढ़ाई जा रही है कि कन्वर्जन में क्या क्या कंप्लाइंसेस करनी है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि शेड्यूल की कंप्लाइंसेस कर लो, एक्ट की कंप्लाइंसेस कर लो। अब वो कंप्लाइंसेस क्या है वो हमारे सिलेबस में नहीं। तो अगर आपने वो सारी कंप्लाइंसेस कर दी तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? नया सर्टिफिकेट दे देगा और मान लेंगे रजिस्टर हो गई है एलएलपी। द एलएलपी शैल विद इन 15 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब क्या हो रहा है? रजिस्ट्रेशन होने के बाद में, पहले वाला प्रोसीजर नहीं बताया, बाद में क्या करना है? इन्फॉर्म करना है कंसर्न रजिस्ट्रार। कंसर्न रजिस्ट्रार कौन होगा जी? वो तो आपको सर्टिफिकेट ही दे रहा है, उसको क्या इन्फॉर्म करना है? उसने तो आपको सर्टिफिकेट ही दिया है ना। ये क्या कह रहा है? पिछले रजिस्ट्रार को। अगर आप पार्टनरशिप फर्म हो तो किसको इंटीमेट करो? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को। किसको? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को। अगर आप कंपनी हो तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को इंटीमेट करो। क्या इंटीमेट करोगे? कि भाई हमारा कन्वर्जन हो गया है, हम अब क्या बन गए हैं? अब एलएलपी बन गए हैं। कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर, जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन मिली है। अपॉन सच कन्वर्जन, द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, द शेयर होल्डर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, एज द केस में बी, the LLP to which such firms or such company is converted and the partners of the LLP shall be bound by the respective schedule as the case may be applicable to them। जैसे ही कन्वर्जन होगा तो जो भी मेंबर से, जो भी पार्टनर से, अब वो है ना एलएलपी एक्ट से बाउंड हो जाएंगे और हो भी जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो भी पार्टनर बनेंगे वो एलएलपी एक्ट से बाउंड हो जाएंगे और शेड्यूल से बाउंड हो जाएंगे। अपॉन सच कन्वर्जन, on and from date of certificate of registration, the effect of conversion shall be such as specified in the respective schedule as the case may be। कन्वर्जन होने के बाद क्या इफेक्ट आएगा? जो शेड्यूल्स के अंदर लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे कोई कंप्लाइंस नहीं पढ़ाई, कोई प्रोविजन नहीं पढ़ाया, एक ही कंप्लाइंस बताइए 15 दिन के अंदर फाइलिंग करनी है, बस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं बताया। रजिस्ट्रार क्या देखेगा कि सारी कंप्लाइंस हुई है या नहीं हुई है। कंप्लाइंस कहाँ लिखी हुई है? इस एक्ट के अंदर और शेड्यूल्स के अंदर। और जैसे ही सारी कंप्लाइंसेस पूरी होगी, रजिस्ट्रार क्या दे देगा? सर्टिफिकेट दे देगा। सर्टिफिकेट का मतलब रजिस्ट्रेशन हो गई है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो गई है 15 दिन के अंदर किसको बता दो? पिछले रजिस्ट्रार को बता दो कि हमने क्या करवा लिया? खुद को कन्वर्ट करवा लिया। सारे पार्टनर, सारे मेंबर जो पार्टनर बन गए हैं वो एलएलपी एक्ट से और शेड्यूल से बाउंड हो जाएंगे। ठीक है जी। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force on and from the date of registration is specified in the certificate of registration under the respective schedule as the case may be, देयर शेल बी एलएलपी बाय द नेम स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट। जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगी उसका इफेक्ट क्या आएगा? एक एलएलपी बन जाएगी। किस नेम से? जो नेम सर्टिफिकेट में लिखा हुआ रहेगा। जितने भी प्रॉपर्टीज थी फर्म की या जितने भी प्रॉपर्टीज थी कंपनी की, वो किसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी? एलएलपी की। ऑल द टेंजिबल, मूवेबल और इम्पूवेबल इंटेंजिबल प्रॉपर्टी वेस्टेड इन द फर्म, फर्म मतलब
पार्टनरशिप फर्म और द कंपनी, कंपनी कौन कौन सी? प्राइवेट, प्राइवेट या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी. एज द केस में बी, ऑल असेट, इंटरेस्ट, राइट, प्रिविलेजेस, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशन relating to the firm or the company as the case may be, and whole of the undertaking of the firm or the company shall be transferred and vested in the LLP without further assurance act or deed. जैसे ही कन्वर्जन होगा, जैसे कन्वर्जन हो गया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया, उस दिन से सारे असेट्स, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, किसके? एल, चाहे कंपनी के या फर्म के, वो किसके हो जाएंगे? एलएलपी के हो जाएंगे. सारे राइट्स, ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज किसकी हो जाएगी? एलएलपी की हो जाएगी. And the firm or the company as the case may be shall deem to be dissolved and removed from the records of the registrar of firms or registrar of companies as the case may be. और जो पुरानी फर्म और कंपनी उसका क्या होगा? वो खत्म, वो डिसॉल्व हो जाएगी. और उसका नाम कहां से रिमूव कर दिया जाएगा? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से रिमूव हो जाएगा या रजिस्टर ऑफ कंपनी से रिमूव कर दिया जाएगा. खुशबू, इतना खुश होने वाली क्या बात है इसमें? अच्छा, कुछ मीम याद आ गया था, ठीक है. तो अफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा? जैसी रजिस्ट्रेशन हुई उसका अफेक्ट क्या आएगा? जैसी रजिस्ट्रेशन हुई उसका क्या अफेक्ट आएगा? वो डिसॉल्व हो जाएगी, सारे असेट्स ट्रांसफर हो जाएंगे, और मान लेंगे इस नाम से एलएलपी बन गई है. जो नाम कहाँ लिखा हुआ है? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. कहाँ लिखा हुआ है? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. ये क्या है? ये अफेक्ट है रजिस्ट्रेशन का. ये क्या है? रजिस्ट्रेशन का अफेक्ट. और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए या कन्वर्जन करवाने के लिए, उसके लिए क्या बोला इन्होंने? सारे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को फाइल करो. कंप्लाइंसेस किसकी? शेड्यूल्स की. और एक्ट की कंप्लाइंसेस पूरी होगी तो रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट दे देगा. जैसे ही सर्टिफिकेट मिलेगा उसके 15 दिन के अंदर पिछले रजिस्ट्रार को बता देना. ठीक है जी. फॉरेन एलएलपी, द सीजी में मेक रूल्स फॉर फॉरेन एलएलपी. होती क्या है वैसे? अच्छा जी, अच्छा जी. फॉरेन एलएलपी की डेफिनेशन ही नहीं पढ़ाई? चैप्टर शुरू से पढ़ रहे हैं, बीच में छोड़ दिया हमने. एक एलएलपी जो कहाँ इनकॉर्पोरेट हुई है? आउटसाइड इंडिया. लेकिन उसका क्या है? इंडिया के अंदर प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर होना चाहिए. तो एलएलपी क्या है? फॉरेन एलएलपी. इसमें क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है कि सीजी के पास पावर है. क्या पावर है? रूल्स बनाने की. किसके लिए? किसके लिए? फॉरेन एलएलपी के लिए. CG may make rules for provision in relation to establishment of a place of business by a foreign LLP within India and carrying on business by applying or incorporating such modification as appropriate, the provision of Companies Act or such regulatory mechanism with such composition as may be prescribed. CG चाहे तो रूल्स बना सकता है. किसके लिए? LLP को यहाँ प्लेस ऑफ बिजनेस बनाना है ना, यहाँ बिजनेस करना है, उसके लिए रूल्स बना सकता है. कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस फॉरेन एलएलपी पे लगा सकता है. और कोई भी प्रोविजन जो उसको सूटेबल लगे वो किसके ऊपर लगा सकता है? फॉरेन एलएलपी के ऊपर लगा सकते हैं. क्लियर है? नया टॉपिक आ गया है, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एलएलपी. कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज वर्ड तो आपने बहुत बार सुना ही होगा. क्या होता है? एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा. मतलब सेटलमेंट. एक तरह की क्या है? सेटलमेंट. कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट या रिकंस्ट्रक्शन. अभी पहले कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट पे फोकस करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन बाद में देखेंगे. कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का मतलब क्या है? सेटलमेंट. सेटलमेंट किसके बीच में हो सकती है? वेयर अ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इज प्रपोज्ड बिटवीन एलएलपी एंड इट्स क्रेडिटर. किसके बीच में हो सकती है? एलएलपी और उसके क्रेडिटर के बीच में सेटलमेंट हो सकती है. या फिर एलएलपी एंड इट्स पार्टनर के बीच में भी सेटलमेंट हो सकती है. ठीक है जी. क्रेडिटर को बहुत सारा पैसा देना था, एलएलपी के पास पैसा नहीं है. क्या हो सकती है बीच में? कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, अरेंजमेंट हो सकती है कि भाई हम इतना पैसा नहीं दे पा रहे, या तो कम ले लो, या फिर इस डेट को किस में कन्वर्ट करवा लो, आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ले लो, या फिर कोई और सेटलमेंट कर लो कि भाई इतने टाइम में नहीं, थोड़ा टाइम बढ़वा दो. ये सब क्या है? कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट्स है. तो बिटवीन एलएलपी एंड क्रेडिटर भी हो सकती है, बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनर्स भी हो सकती है. करेगा कौन? द ट्रिब्यूनल. कौन करेगा जी? ट्रिब्यूनल. ट्रिब्यूनल कौन सा? NCLT. The NCLT may on application of the LLP or of any creditor or partner of the LLP or in case of LLP being wound up. देखो कौन कौन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है? LLP खुद कर सकती है, क्रेडिटर भी कर सकता है, पार्टनर भी कर सकता है. और अगर LLP बाइंडिंग अप में गई हुई है तो लिक्विडेटर. तो कौन करेगा? लिक्विडेटर. ये लोग ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं. किसके लिए? कि हमारे बीच में क्या करवा दो? कॉम्प्रोमाइज करवा दो.
a meeting of the which is being wound up of the liquidator order a meeting of the creditor or of the partner. तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, एक मीटिंग बुलाएगा, किसकी, या तो क्रेडिटर्स की या पार्टनर की, एज द केस में भी, जो भी केस होगा। केस का मतलब किसके बीच में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, जिसके बीच में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है उसके हिसाब से मीटिंग बुलाई जाएगी। टू बी कॉल्ड एंड हेल्ड एंड कंडक्टेड इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड और एज द ट्रिब्यूनल डायरेक्ट। वो मीटिंग किसके हिसाब से करी जाएगी, या तो रूल्स के हिसाब से, एज में बी प्रिस्क्राइब का मतलब रूल्स, या एज ट्रिब्यूनल डायरेक्ट। ट्रिब्यूनल डायरेक्ट का मतलब जैसा ट्रिब्यूनल बोल दे। इफ अ मेजोरिटी रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर, इफ अ मेजोरिटी रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू, क्या मतलब हुआ जी, मान जाएगी तो 3/4 मान जाएगी, 3/4 प्रेजेंट है, 3/4 प्रेजेंट है मीटिंग के अंदर। इफ अ मेजोरिटी 3/4 से देखी जाएगी, बस इतना ही लिखा हुआ है कि 3/4। इफ अ मेजोरिटी रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू, नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ मीटिंग में अप्रूवल कितना चाहिए, 75% किसका, 100 क्रेडिटर है, 100 क्रेडिटर है, 100 क्रेडिटर है, सबकी 1-1 रुपए की उधारी है, सबकी कितने रुपए की उधारी है, 1-1 रुपए की। कितना अप्रूवल चाहिए, क्या 75 क्रेडिटर का चाहिए, या 75% वैल्यू का चाहिए, या फिर कुछ और भी है। 3/4 वैल्यू लिखा हुआ है, बिल्कुल जी, वैल्यू देखनी है। आप 3 क्रेडिटर मान लो, 3 क्रेडिटर है एलएलपी के, सबने 100 रुपए, या एक ने 100 दिए हुए, एक ने 200 दिए हुए, एक ने 300 दिए हुए, टोटल क्रेडिट कितना का हो गया, 600 का 3/4 मुश्किल हो गया थोड़ा सा पॉइंट्स में आएगा। तो 3/4 इन वैल्यू चाहिए, लेकिन पहले क्या लिखा हुआ है, इफ अ मेजोरिटी, मेजोरिटी का मतलब अच्छा, मतलब अगर जैसे 2 जने हैं, जैसे 2 नहीं 3 जने हैं, आपने वो बताया उसमें से अगर 2 जनों का वैल्यू मिलाकर 3/4 है तो वो भी माना जाएगा, लेकिन ट्रिब्यूनल होगा। चलो एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। टोटल 100 रुपए की उधारी है, टोटल कितने रुपए की उधारी है, 100 रुपए की। इनकी उधारी है 80 रुपए की, आपकी उधारी है 10 रुपए की, आपकी उधारी है 10 रुपए की, ठीक है जी। टोटल कितने रुपए की उधारी है, 100 रुपए की। अब मीटिंग बुला रहे हैं, इन्होंने बोल दिया हाँ, इन्होंने क्या बोल दिया, हाँ, क्या अप्रूव मान ले, क्या अप्रूव मान ले, क्या नहीं है, 75% तो आ गया, क्योंकि आपके पास कितने हैं, वैल्यू का 80% आ गया, हमें कितना चाहिए, 75%। लेकिन पहले वर्ड क्या लिखा हुआ है, इफ अ मेजोरिटी रिप्रेजेंटिंग, मतलब मेजोरिटी भी आनी चाहिए। मेजोरिटी का मतलब 50%, 3 में से 2 क्या होती है, मेजोरिटी, 5 में से 3 क्या होती है, मेजोरिटी, 50% से ज़्यादा, तो वो मेजोरिटी भी चाहिए और 3/4 इन वैल्यू भी चाहिए। चाहे क्रेडिटर हो चाहे पार्टनर हो, जिसकी भी मीटिंग हो रही हो, अप्रूवल कैसे आएगा, मेजोरिटी प्लस 3/4 इन वैल्यू। एज द केस में बी एट द मीटिंग एग्री टू एनी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, अगर 3/4 मेजोरिटी नंबर एग्री कर जाते हैं, द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट शेल इफ सैंक्शन बाय द ट्रिब्यूनल, और ट्रिब्यूनल ने भी अप्रूव कर दिया, बाय ऑर्डर बी बाइंडिंग ऑन ऑल द क्रेडिटर और ऑल द पार्टनर। किसके ऊपर बाइंड हो जाएगा, वो सबके ऊपर, 100% के ऊपर वो बाइंडिंग हो जाएगा। एज द केस में बी एंड ऑल्सो ऑन द एलएलपी, और किसके ऊपर बाउंड हो जाएगा, एलएलपी के ऊपर भी, और इन द केस ऑफ एलएलपी बीइंग बाउंड अप, लिक्विडेटर के ऊपर भी बाइंडिंग हो जाएगा, और कॉन्ट्रीब्यूटरीज के ऊपर भी बाउंडिंग हो जाएगा। कॉन्ट्रीब्यूटरीज का मतलब जिसको कंट्रीब्यूट करना है एलएलपी में, वो कौन है, कंट्रीब्यूटरीज। पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करेंगे तो वो क्या है, कंट्रीब्यूटरीज। वही पार्टनर वाइंडिंग अप के टाइम पे क्या बन जाते हैं, कंट्रीब्यूटरीज, क्योंकि वाइंडिंग अप में उनको पार्टनर्स ही, उन्हें कंट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। मेंबर्स जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो क्या बन जाते हैं, कंट्रीब्यूटरीज। provided that no order sanctioning any compromise or arrangement shall be made by the tribunal unless the tribunal is satisfied that the LLP or any other person by whom an application has been made has disclosed to the tribunal by an affidavit or otherwise
ऑल मटेरियल फैक्ट रिलेटिंग टू द एलएलपी इंक्लूडिंग फाइनेंशियल पोजीशन एंड पेंडेंसी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मतलब जो भी एप्लीकेशन दे रहा है ना ट्रिब्यूनल को, चाहे एलएलपी दे रही है, चाहे क्रेडिटर दे रहा है, चाहे पार्टनर दे रहा है, चाहे लिक्विडेटर दे रहा है, उसको साथ में ना एक स्टेटमेंट भी लगानी है, चाहे तो एफिडेविट लगा दे, चाहे कोई स्टेटमेंट लगा दे। उसमें क्या लिखना है, उसमें एलएलपी की डिटेल्स बतानी है। क्या डिटेल्स बतानी है, एलएलपी की फाइनेंशियल पोजीशन बतानी है, एलएलपी के मटेरियल फैक्ट्स बताने हैं, एलएलपी के ऊपर कितने केसेस चल रही है, कितने इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, ये भी बताने हैं। तभी ट्रिब्यूनल क्या देगा, अप्रूवल देगा, वरना ट्रिब्यूनल अप्रूवल नहीं देगा। ठीक है जी। एफिडेविट क्या होता है, आप कोर्ट में जब भी कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो तो वो नहीं होता कि आई हेयर बाय सर्टिफाई दैट, आई हेयर बाय प्लेज दैट। नोटरी के डॉक्यूमेंट के ऊपर एफिडेविट बनाया जाता है कि मैं सॉन कर रहा हूँ, मतलब रिटर्न ओथ हो गई एक तरीके से कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। अगर आपने एफिडेविट में गलत लगा तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। ठीक है जी। तो एफिडेविट के अंदर आपको लिख के देना है, क्या लिख के देना है, मटेरियल फैक्ट्स एलएलपी के। उसके अंदर आपको फाइनेंशियल पोजीशन भी बतानी है, जितनी इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो इन्वेस्टिगेशन भी बतानी है। ठीक है। An order made by the tribunal under subsection 2 shall be filed by the LLP with the registrar। देखो ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया है तो किसको बताने की जरूरत है, रजिस्ट्रार को ही बताना है। कितने दिन में बताना है, 30 डेज। ठीक है जी। जैसे ऑर्डर आया एलएलपी किसको बता देगी, रजिस्ट्रार को बता देगी 30 दिन के अंदर अंदर। इफ डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3, अगर आपने 30 दिन में नहीं बताया तो एलएलपी एंड एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 10,000 एंड इन केस ऑफ अ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट विद फर्दर पेनल्टी ऑफ 100 days after the first during which such default continues subject to a maximum of 1 लाख for LLP, 50,000 for DP। फिक्स पेनल्टी कितनी हो गई, 10,000। कंटिन्यूइंग फेलर में 100 रुपए ईच डे के। एलएलपी के लिए मैक्सिमम कितने जाएंगे, 1 लाख। डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए मैक्सिमम कितने जाएंगे, 50,000। ये बहुत बार कैलकुलेशन में बता चुका हूँ कैसे होती है। नहीं, कल से पेनल्टी लगने लग जाएगी। पेनल्टी ऑफ 100 फॉर ईच डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज। पहले को आफ्टर द फर्स्ट, देखो बड़ी अजीब लैंग्वेज लिखी है वरना, लेकिन कैलकुलेशन हमेशा यही होगा। 30 दिन जैसे पूरे हुए अगले दिन से आपके ऊपर पेनल्टी लगने लग जाएगी। The tribunal may at any time after an application has been made to it under this section stay the commencement or continuation of any suit or proceedings against the LLP on such terms as the tribunal think fit until the application is finally disposed of। क्या कह रहा है, स्टे का मतलब क्या होता है, स्टे रोक देना, रोक देना। स्टे ऑर्डर का मतलब क्या होता है, रोक देना। क्या रोक देगा, कौन सी एप्लीकेशन। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है किसके बीच में, क्रेडिटर और एलएलपी के बीच में, या फिर पार्टनर और एलएलपी के बीच में। कॉम्प्रोमाइज होगा कब, कब कोई लड़ाई होती है तभी तो कॉम्प्रोमाइज होता है, बिना उसके क्या ही कॉम्प्रोमाइज होगा। आप 3 क्रेडिटर हो, 80 10-10, आप में से एक ने एलएलपी के अगेंस्ट में सूट फाइल कर दिया सिविल कोर्ट में कि हमारे पैसे नहीं दे रही एलएलपी, हमारे मतलब इनके पैसे नहीं दे रही। इधर से आपने ट्रिब्यूनल में क्या लगा दी, एप्लीकेशन लगा दी किसके लिए, कॉम्प्रोमाइज के लिए, या मैंने एप्लीकेशन लगा दी कॉम्प्रोमाइज के लिए। अब कॉम्प्रोमाइज चल रहा है वहां पे, तो द ट्रिब्यूनल एट आफ्टर एन एप्लीकेशन हैज बीन मेड टू अंडर दिस सेक्शन। दिस सेक्शन का मतलब ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन आ गई है कॉम्प्रोमाइज के लिए, स्टेज द कमेंसमेंट और कंटिन्यूएशन। कमेंसमेंट का मतलब शुरू होने से भी रोक सकता है, कंटिन्यूएशन का मतलब जो चल रहा है उसको भी रोक सकता है। तो इनके या इनके किसी क्रेडिटर का कोई भी सूट चल रहा है तो ट्रिब्यूनल उन सूट्स को क्या करवा देगा, रुकवा देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है अभी, कॉम्प्रोमाइज चल रहा है। समझ आई जी बात, नहीं समझ आई। हो सकता है ना कोई और क्रेडिटर कहीं और सूट फाइल करे, तो एक उधर से भी कंपनी के ऊपर सूट चल रहा है, इधर कॉम्प्रोमाइज चल रहा है, एनसीएलटी उन सारे सूट्स को क्या करवा सकता है, रुकवा सकता है। Until the application is finally disposed of, जब तक एप्लीकेशन फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती है, मतलब जब तक ये कॉम्प्रोमाइज पूरा नहीं हो जाता है वो सारे स्टे, वो सूट सारे रुक जाएंगे। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू इन्फोर्स कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। अब ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया कि
कॉम्प्रोमाइज करना है जी। मीटिंग हुई, मीटिंग में अप्रूवल आ गया, ट्रिब्यूनल ने भी अप्रूवल दे दिया, अब उसको इन्फोर्स भी तो करवाना पड़ेगा, खाली अप्रूवल देने से काम हो जाएगा? इन्फोर्स का मतलब जो ऑर्डर दिया उसको पूरा भी करवाना है, इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी है। तो वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवाएगा? वेयर द ट्रिब्यूनल मेक्स एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 60 सैंक्शनिंग अ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ LLP, इट शैल हैव द पावर टू सुपरवाइज द कैरिंग आउट ऑफ द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। ट्रिब्यूनल के पास क्या पावर है? सुपरवाइज करने की। क्या पावर है? किसको सुपरवाइज करने की? जो कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट चल रहा है उसकी देख रेख भी कौन करेगा? ट्रिब्यूनल करेगा। और एंड may at the time making such order at any time thereafter give such direction in regard to any matter or make such modification in compromise or arrangement as it may consider necessary for the proper working of compromise or arrangement। क्या ट्रिब्यूनल एक बार कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट का ऑर्डर दे दिया, क्या इसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है? कर सकता है। कब कर सकता है? उसकी प्रॉपर वर्किंग के लिए। कब कर सकता है? ट्रिब्यूनल के पास सुपरविजन की पावर है, साथ में मॉडिफिकेशन की भी पावर है। अगर उसे लगेगा ना ये ढंग से काम नहीं कर रहा है कॉम्प्रोमाइज, तो उसमें नेसेसरी मॉडिफिकेशंस भी कर सकता है, मतलब चेंजेस भी कर सकता है। इफ द ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड दैट अ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट सेक्शन अंडर सेक्शन 60 कैन नॉट बी वर्क सेटिस्फैक्टरली विद और विदाउट मॉडिफिकेशन। अब ट्रिब्यूनल को क्या लग रहा है? हाँ जी, ट्रिब्यूनल को क्या लग रहा है? मॉडिफिकेशन करके भी या ना करके भी ये कॉम्प्रोमाइज पूरा नहीं हो सकता है, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। इट में आइदर ऑन इट्स ओन मोशन, ओन मोशन मतलब खुद, या फिर किसी एप्लीकेशन, किसकी एप्लीकेशन? किसी भी पर्सन की जो इंटरेस्टेड है, मेक एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द LLP एंड सच ऑर्डर शेल बी डीम्ड टू एन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 64 ऑफ द एक्ट। ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर दे सकता है? वाइंडिंग अप का। किसका ऑर्डर दे सकता है? वाइंडिंग अप का। बिल्कुल जी। क्रेडिटर की पेमेंट नहीं दे पा रहे आप, आपने क्या इनिशिएट करवाया? कॉम्प्रोमाइज, मतलब कॉम्प्रोमाइज हो जाए। अब जब कॉम्प्रोमाइज भी नहीं हो पा रहा है तो क्या रास्ता बचा है? देखो, ट्रिब्यूनल ने एक ऑर्डर लिया, ऑर्डर दे दिया, अब उस ऑर्डर में भी आप पूरी नहीं कर पा रहे हो कंप्लाइंसेस, तो अब ट्रिब्यूनल क्या करेगा? वाइंडिंग अप का ऑर्डर देगा। तो ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर दे सकता है? वाइंडिंग अप का। तो ट्रिब्यूनल इन्फोर्स करवाने के लिए सुपरवाइज भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, अगर नहीं हो पा रहा है तो वाइंडिंग अप का ऑर्डर भी दे सकता है। प्रोविजन फॉर फैसिलिटी लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 64, मतलब 64 में वाइंडिंग अप होता है जी। अभी आगे पढ़ेंगे, अभी हम कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? 61। सबसे पहले पढ़ा 60 के अंदर क्या था? कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। 61 के अंदर ट्रिब्यूनल के पास पावर है उसे इन्फोर्स करवाने की। 64 के अंदर वाइंडिंग अप आ गया। 62 प्रोविजन फॉर फैसिलिटेटिंग रिकंस्ट्रक्शन और अमलगमेशन ऑफ LLP। अब किसकी बात हो रही है जी? दो LLP को एक बनाने की या एक LLP को डीमर्ज करने की, कैसे भी करके रिकंस्ट्रक्शन करने की बात हो रही है। वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड टू द ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 60 for sanctioning of a compromise or arrangement proposed between a LLP and any such person as are mentioned in that section। अमलगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन की भी एप्लीकेशन कौन से सेक्शन में जा रही है? 60 के अंदर ही एप्लीकेशन फाइल करनी है। एप्लीकेशन किस में फाइल करनी है? आप करवाने क्या गए हो? कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, लेकिन उस कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के अंदर क्या है? अमलगमेशन। उसके अंदर क्या है? अमलगमेशन। तो आप 60 प्लस 62 दोनों में आ गए। अगर अमलगमेशन नहीं है, खाली कॉम्प्रोमाइज है, तो आप 60 में रह गए। लेकिन उस कॉम्प्रोमाइज के अंदर अगर अमलगमेशन या रिकंस्ट्रक्शन की बात हो रही है तो आप 64 के अंदर भी आ गए, 62 के अंदर आ गए। आपने 60 के अंदर एप्लीकेशन फाइल करी और ट्रिब्यूनल को क्या लग रहा है? इट इज शोन टू द ट्रिब्यूनल दैट कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट हैज बीन प्रपोज्ड फॉर द पर्पस और इन कनेक्शन विद द स्कीम फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ LLP और LLPs और द अमलगमेशन ऑफ एनी टू और मोर LLPs। क्या पता लग रहा है जी? यहाँ पे एप्लीकेशन आई है 60 के अंदर, उस एप्लीकेशन के अंदर क्या दिख रहा है कि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट किसके रिगार्डिंग है? LLP को रिकंस्ट्रक्ट। रिकंस्ट्रक्ट का मतलब नए तरीके से बनाने के लिए रिकंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। किसकी? या तो इसी LLP की या LLPs की, एस लग गया मतलब एक या दो LLP की, या फिर अमलगमेशन करवा रहे हैं एनी टू और मोर LLPs का। ठीक है जी। Under the scheme, the whole or any part of the undertaking, property or liabilities of LLP concerned in the scheme is to be transferred to another LLP। जो आपको स्कीम आई है ना कॉम्प्रोमाइज की, उसमें क्या लिखा हुआ है कि सारे के सारे एसेट्स, सारी की सारी लाइबिलिटीज LLP की किसको ट्रांसफर हो जाएगी? किसी और LLP को।
क्या दिख रहा है आपको यहाँ? क्या रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। जो ट्रांसफर कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांसफर एलएलपी। जिसको ट्रांसफर करी जा रही है उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफरी एलएलपी। The tribunal may by the order sanctioning the compromise or arrangement by a subsequent order make provision for any or all of the following matter. जब भी ट्रिब्यूनल ये अप्रूव करेगा तो ये प्रोविजंस वो बना सकता है। क्या प्रोविजन बनाएगा? द ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी एलएलपी ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी और एलएलपी ऑफ अ ट्रांसफर एलएलपी। क्या प्रोविजन देगा कि एक एलएलपी की सारी प्रॉपर्टीज, सारी अंडरटेकिंग किसको ट्रांसफर हो जाएगी? ट्रांसफरी एलएलपी को ट्रांसफर हो जाएगी। The continuation by or against the transferee LLP any legal proceeding। अगर ट्रांसफरी एलएलपी के अगेंस्ट में कोई केसेस चल रहे हैं तो किसके अगेंस्ट में चलेंगे? अब जिसके पास सारी प्रॉपर्टी जा रही है, क्योंकि ये वाली एलएलपी क्या होने वाली है? बंद होने वाली है। सारे उसके पास जा रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में सूट चलेंगे। द डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप ऑफ एनी ट्रांसफर एलएलपी। अब क्या हो जाएगा जी? जो ट्रांसफर एलएलपी है उसका क्या हो जाएगा? डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप। मतलब देखो, रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, अमलगमेट हो रहा है या मर्जर हो रहा है, इसके अंदर होगा क्या? अमलगमेशन में क्या होता है? सारे असेट्स लाइबिलिटीज सारे किसके पास चले गए? इसके। सारी अंडरटेकिंग किसके पास चलेगी? इसकी। इसका क्या होगा? जो जिससे ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफरर का क्या होगा? रिजॉल्व हो जाएगी। तो यही तो लिखा हुआ है डिसोल्यूशन, लेकिन लिखा हुआ क्या? विदाउट बाइंडिंग अप। क्यों? असेट्स एंड लाइबिलिटीज तो है ही नहीं ना इसके पास। कहाँ चली गई? ट्रांसफर के पास। वाइंडिंग अप में होता ही क्या है? असेट्स बेचते हैं, लाइबिलिटीज पे ऑफ करते हैं। यहाँ तो असेट्स एंड लाइबिलिटीज किसी और के पास जा चुकी है, तो ये डायरेक्ट किस में चली जाएगी? डिसोल्यूशन। The provision to be made for any person who within such time in such manner as the tribunal direct dissent from the compromise or arrangement। अगर किसी क्रेडिटर ने, किसी भी बंदे ने, किसी एनी पर्सन ने डिसेंट दिया है, किसके लिए? इस कॉम्प्रोमाइज के लिए, उसके लिए ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर देगा? इसके लिए कोई ना कोई प्रोविजन बनाओ, इसकी पेमेंट करके इसे रफा दफा करो। कुछ हाँ, किसका? डिसेंट। डिसेंट असेंट मतलब हाँ, डिसेंट मतलब मना। अगर कोई बंदा इस कॉम्प्रोमाइज को मना कर रहा है, उसके लिए क्या कर सकता है ट्रिब्यूनल? ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है कि भाई इसकी जो भी पेमेंट है ना, इसको पेमेंट देके इसे खत्म करो, इसके लिए प्रोविजंस बना दो, इसको निपटा दो। ऐसा ट्रिब्यूनल ऑर्डर। एनी पर्सन कौन होगा? क्रेडिटर हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, तो उसका जो भी शेयर है उसको देके निपटा दो। Such incidental, consequential and supplementary matter as are necessary to secure the reconstruction or amalgamation shall be fully effective and carried out। और कोई भी जरूरत है, अगर ट्रिब्यूनल को लगेगा किसी भी ऑर्डर की जरूरत है, कोई भी इंसिडेंटल, कोई भी एंसिलरी, कोई भी ऑर्डर की जरूरत है, तो वो ऑर्डर भी दे सकता है। किसके लिए? इस कॉम्प्रोमाइज को पूरा करवाने के लिए। इस कॉम्प्रोमाइज में होने क्या वाला है? रिकंस्ट्रक्शन होने वाली है, अमलगमेशन होने वाला है, मर्जर होने वाला है। ठीक है जी। सेक्शन 60 के अंदर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की एप्लीकेशन जाती है। सेक्शन 60 में कॉम्प्रोमाइज की एप्लीकेशन में आप क्या डाल सकते हो? अमलगमेशन रिकंस्ट्रक्शन भी डाल सकते हो। अगर डाल दिया अमलगमेशन रिकंस्ट्रक्शन तो 64 भी लग जाएगा, 62 भी लग जाएगा, वरना खाली 60 में रहोगे। अगर खाली नॉर्मल कॉम्प्रोमाइज क्या होता है कि क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा टाइम दिलवा दो या फिर थोड़ा कम करवा दो पैसा, ये क्या है? नॉर्मल कॉम्प्रोमाइज है। लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज में अमलगमेशन रिकंस्ट्रक्शन की बात हो रही है तो 62 की कंप्लाइंस भी करनी पड़ेगी। ठीक है जी। 62 में ट्रिब्यूनल क्या क्या ऑर्डर देगा? ये ऑर्डर देगा जी। सेक्शन 62 में क्या क्या ऑर्डर आएंगे ये लिख लो, ये ऊपर लिखा हुआ है ना, ट्रिब्यूनल में इधर बाय ऑर्डर। तो ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर देगा? ये सारे ऑर्डर देगा। क्या ऑर्डर देगा? कि सारी प्रॉपर्टीज किसको ट्रांसफर हो जाए? ट्रांसफरी कंपनी को। किसको ट्रांसफर हो जाए? ट्रांसफरी कंपनी को। सारी लीगल प्रोसीडिंग्स किसको ट्रांसफर हो जाए? ट्रांसफरी कंपनी को। ट्रांसफर कंपनी का क्या होगा? डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि असेट्स एंड लायबिलिटीज ही नहीं है। कोई भी बंदा अगर डिसेंट कर रहा है, हमने पीछे पढ़ा था ना 60 के अंदर, कितना अप्रूवल चाहिए? मेजोरिटी रिप्रेजेंटिंग इन 3/4 वैल्यू। उन कुछ बच गए ना, 75% ही तो आए इसमें, कुछ तो बच गए, वो कौन हो गए? डिसेंटिंग। उनके लिए भी ट्रिब्यूनल कोई ना कोई ऑर्डर दे सकता है, मर्जी है, जरूरी नहीं है देगा, या तो उनके ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा, ट्रिब्यूनल दे भी सकता है उनके लिए ऑर्डर। और लास्ट वन, कोई भी ऑर्डर अगर नेसेसरी है इस कॉम्प्रोमाइज को पूरा करवाने के लिए, ट्रिब्यूनल वो ऑर्डर भी दे देगा। कोई दिक्कत? provided that no compromise or arrangement proposed for the purpose of or in connection with a scheme for amalgamation of LLP which is being wound up
without any other with any other LLP or LLPs shall be sanctioned by the tribunal unless the tribunal has received a report, underline कर लो, received a report from the registrar that the affairs of the LLP have not been conducted in a manner prejudicial to the interest of its partner or to public interest. क्या कहना चाह रहा है ये? वो पार्टनर और कहते हैं पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है, रजिस्ट्रेशन उसको ऐसे रिपोर्ट मिलती है ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट लेनी ही लेनी है, बिना रिपोर्ट के अप्रूवल नहीं देगा। रिपोर्ट कौन देगा? रिपोर्ट ट्रिब्यूनल देगा, ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा, LLP देगी। फिर से पढ़ो एक बारी, रजिस्ट्रार देगी। जब तक ट्रिब्यूनल को रजिस्ट्रार से रिपोर्ट नहीं मिल जाती, क्या रिपोर्ट नहीं मिल जाती कि LLP के अफेयर्स है ना पार्टनर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में और पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं है, मतलब कोई गलत काम नहीं कर रही है LLP, तब तक ऐसा कोई अमलगमेशन अप्रूव नहीं करेगा ट्रिब्यूनल। तो मतलब रिपोर्ट भी जाननी जरूरी है, किससे? रजिस्ट्रार से ट्रिब्यूनल के पास में। इसमें क्या LLP का कोई लेना देना है? नहीं। रजिस्ट्रार से रिपोर्ट जानी है किसके पास? ट्रिब्यूनल के पास में। क्या रिपोर्ट जानी है कि LLP में कोई भी गलत काम नहीं हो रहा है अगेंस्ट पार्टनर या अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। जब तक ये रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक अमलगमेशन अप्रूव नहीं होगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ ट्रांसफर लिमिटेड। ट्रांसफर का मतलब LLP जिसके सारे एसेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं वो उसका क्या होगा? डिसॉल्व होगी ना वो, उसका डिसोल्यूशन नहीं होगा। कब तक? shall be made by the tribunal unless the liquidator has on scrutiny of the books and paper of the LLP made a report to the tribunal। अब रिपोर्ट कौन दे रहा है? liquidator, that the affair of the LLP have not been conducted in a manner prejudicial to the interest of partner or public interest। अगर जो ट्रांसफर LLP ने सारे एसेट्स दे दिए हैं, सारी लाइबिलिटीज दे दी है, सारी प्रोसीडिंग दे रही है, इसका क्या हो रहा है? डिसोल्यूशन होना है। इसका डिसोल्यूशन तब तक नहीं होगा जब तक एक लिक्विडेटर रिपोर्ट ना देते। क्या लिखेगा रिपोर्ट में? वही बात लिखेगा कि कोई गलत काम नहीं हो रहा है अगेंस्ट पार्टनर या अगेंस्ट पब्लिक। ठीक है जी, तभी अमलगमेशन भी अप्रूव होगा, तभी रेजोल्यूशन भी होगा। रजिस्ट्रार रिपोर्ट देगा ही देगा, रजिस्ट्रार रिपोर्ट देगा ही देगा। हाँ, जिसका बंद करवाना है, जिसको बंद करवाना है, और वो ट्रिब्यूनल एक रिपोर्ट देगा और वो लिक्विडेटर एक रिपोर्ट देगा ट्रिब्यूनल को, तभी वो कंपनी बंद होगी, तभी वो LLP बंद होगी। जिसको बंद करना है ना, उसके लिए बंद करते टाइम एक लिक्विडेटर अपॉइंट करेंगे, उस लिक्विडेटर की रिपोर्ट भी चाहिए उसको बंद करवाने के लिए, खाली रजिस्ट्रार से काम नहीं चलेगा। क्या हो गया? सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होगा ट्रिब्यूनल, नल अप्रूव नहीं होगा, दोनों से अप्रूवल आना चाहिए। देखो, एक LLP के सारे असेट्स दूसरे LLP में जा रहे हैं, एक LLP के सारी लाइबिलिटीज दूसरी LLP में जा रही है, नई LLP बन रही है, रजिस्ट्रार से रिपोर्ट तो चाहिए चाहिए कि कोई गलत काम नहीं हुआ है। अब जब ये बंद हो रही है तो इसके लिए लिक्विडेटर भी अपॉइंट होगा, तो लिक्विडेटर की भी रिपोर्ट चाहिए कि भाई इसके कोई गलत काम नहीं हुए हैं। यहाँ पे दोनों की रिपोर्ट चाहिए ही चाहिए, उनके बिना अप्रूवल नहीं आएगा। Where an order under this section provide for the transfer of any property or liability, then by virtue of the order that property shall be transferred
and vest in, and those liabilities shall be transferred and become the liability of transferee LLP if the order so direct, free from any charges which is by virtue of the compromise arrangement to cease to have effect. क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट? बस 2 पेज का LLP एक्ट बचा है. प्रॉपर्टी और लायबिलिटी ट्रांसफर करते टाइम अगर मतलब ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे रखा है कि किसको मिलेगी तो इसमें मतलब एक LLP से दूसरी LLP पे जाएगी. मतलब जो एसेट्स और जितनी भी लायबिलिटी थी वो आगे जाके दूसरे एसेट में मिलेगी मतलब दे ठीक है उसमें मतलब क्या है कि तो सेम तो बात कह रहे हैं कुछ अलग हो रही है दोनों कॉन्ट्रैक्ट में साइन पर बोला कुछ अलग है इसमें इतना बिल्कुल अलग है. साइन पर बोला ना, हाँ हाँ तो आपको वो आगे होगा कि अगर उस प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज है, हाँ, उस प्रॉपर्टी पे अगर कोई चार्ज है, चार्ज का मतलब क्या होता है? अगर उसके आगे सिक्योरिटी सिक्योर्ड, वो गिरवी रखवाया हुआ है कहीं पे. गिरवी किसके पास होगा? क्रेडिटर के पास. ये कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट किसके साथ ही हो रहा है? क्रेडिटर्स के साथ ही हो रहा है. सारी वो सीज कर जाए, वो चार्ज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा. अगर स्कीम के अंदर ऐसा है तो तब वो चार्ज क्या हो जाएगा? सीज हो जाएगा. वैसे देखो, इनकी प्रॉपर्टी थी, इनकी प्रॉपर्टी आपके पास आई, अगर इस प्रॉपर्टी पे चार्ज है तो वो प्रॉपर्टी अगर आपके पास आई तो उस पर चार्ज तो रहेगा, वैसे तो रहेगा, लेकिन ट्रिब्यूनल चाहे तो ऑर्डर में क्या कह सकता है कि इस पे अब कोई चार्ज नहीं. ठीक है जी. जैसे ही ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आएगा सारी प्रॉपर्टी सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो जाएगी. क्या इसके लिए अलग से कुछ डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है. वो एक ऑर्डर काफी है. उस एक ऑर्डर से सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा. और वो चाहे तो ऑर्डर में ये भी लिख सकते हैं कि इन पे चार्जेस थे, अब वो क्या हो गए हैं? सीज हो गए हैं, अब कोई चार्जेस नहीं है. ठीक है जी. Where within 30 days after the making of an order under this section, every LLP in relation to which order is made shall cause a certified copy to be filed with the registrar. जैसे कब जब भी ये ऑर्डर आएगा उसके 30 दिन के अंदर LLP क्या करेगी? रजिस्ट्रार को बता देगी. इफ डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट हुआ तो 10,000 रुपए की फिक्स पेनल्टी, 100 रुपए की कंटिन्यूइंग, जो कि मैक्सिमम 1 लाख और 50,000, सेम जो पीछे हमने पढ़ी थी. In this section, property include property, right, power, description and liabilities include every description. Property का मतलब सारी property, सारे right, सारे interest. Liability का मतलब every description की liabilities transfer हो जाएंगी. LLP shall not be amalgamated with a company. ये explanation में लिखा हुआ है कि LLP किससे amalgamate होगी? LLP से ही होगी, कंपनी के साथ amalgamate नहीं होगी. Only LLP. देखो, क्योंकि कंपनीज एक्ट और एलएलपी को हम थोड़ा साथ में पढ़ते हैं तो हमें ये भी कंफ्यूजन होती है कि कंपनी एक्ट एलएलपी पे लगेगा. हाँ लगेगा कहीं कहीं पे. पार्टनरशिप एक्ट को तो वैसे ही बाहर किया हुआ है, तो पार्टनरशिप की तो यहाँ बात ही नहीं. कंफ्यूजन जहाँ होती है उसके लिए एक्सप्लेनेशन डालते हैं, तो कंपनी के साथ अमलगमेट नहीं हो सकती है. सेक्शन 60 हमने पढ़ा कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, नॉर्मल कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट. एप्लीकेशन कौन दे सकता है? क्रेडिटर दे सकता है, पार्टनर दे सकता है, एलएलपी दे सकती है, लिक्विडेटर दे सकता है. किसको एप्लीकेशन? ट्रिब्यूनल को. ट्रिब्यूनल क्या करेगा? मीटिंग बुलाएगा. मीटिंग में अप्रूवल किसका चाहिए? मेजोरिटी रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर और मेंबर, जो भी केस हो. अगर अप्रूवल आया, ट्रिब्यूनल ने सैंक्शन कर दी, तो सबके ऊपर क्या हो जाएगा? बाइंडिंग हो जाएगा. और जैसे अप्रूवल आया उसके 30 दिन में रजिस्ट्रार को बता देना कॉम्प्रोमाइज सैंक्शन हो गया. नहीं बताया तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी. 10,000 की फिक्स है, 100 रुपए की कंटिन्यूइंग है, 1 लाख एलएलपी के लिए, 50,000 डीपी के लिए. ठीक है जी. उसके बाद में अगर इस कॉम्प्रोमाइज में आप क्या करवा रहे हो? रिकंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, अमलगमेशन करवा रहे हो, तो ऑर्डर कैसे आएंगे? सारे असेट, सारी प्रॉपर्टी, सारी लाइबिलिटी ट्रांसफर कर दो ट्रांसफरी एलएलपी को. सारे केसेस किसके अगेंस्ट आ जाएंगे? ट्रांसफरी एलएलपी के अगेंस्ट में आ जाएंगे. सारी प्रॉपर्टीज ट्रांसफर हो जाएगी. जो ट्रांसफर एलएलपी उसका क्या हो जाएगा? डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप. और जिसने डिसेंट दिया है उसके लिए भी ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है कि इसके लिए क्या बना दो, कुछ प्रोविजंस बना दो, इससे भी रफा दफा कर दो. और कोई भी नेसेसरी इंसिडेंटल ऑर्डर की जरूरत है तो वो ऑर्डर भी ट्रिब्यूनल दे देगा. जैसे ये ऑर्डर आया ना, मान लेंगे सब कुछ ट्रांसफर हो गया है, इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है. ट्रिब्यूनल चाहे तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो उनमें चार्जेस भी सीज कर सकता है. जैसे ऑर्डर आया 30 दिन में रजिस्ट्रार को बता देना, वरना वही सेम पेनल्टी लगेगी. 10,000 की फिक्स, 100 रुपए की कंटिन्यूइंग, मैक्सिमम 1 लाख, मैक्सिमम 50,000. ठीक है जी. वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन. अब आ गया सेक्शन 63, 64 एंड 65.
Winding up and dissolution. The winding up of a LLP may be either voluntary or by the tribunal and LLP so wound up may be dissolved. अब यहां से समझ आता है वाइंडिंग अप LLP अपनी मर्जी से भी करा सकती है, वॉलंटरी भी हो सकता है और ट्रिब्यूनल के ऑर्डर भी हो सकता है। कब हो सकता है? अपनी मर्जी से भी हो सकता है वॉलंटरी और बाय द ट्रिब्यूनल, या ट्रिब्यूनल भी ऑर्डर दे सकती है। ट्रिब्यूनल कब ऑर्डर देती होगी? जब आप कोई गलत काम कर रहे हो तभी आएगा ना ट्रिब्यूनल का ऑर्डर। अपनी मर्जी से तो कभी भी जा सकते हो, ट्रिब्यूनल कब बोलेगी? जब आप कोई गलत काम कर रहे हो। सर्कमस्टांसेस इन विच LLP वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल कब वाउंड अप करेगा उसके सर्कमस्टांसेस दे रखे हैं। इफ द LLP डिसाइड द LLP बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल, अगर LLP खुद डिसाइड कर ले मतलब वॉलंटरी, LLP खुद ट्रिब्यूनल के पास चलेगी कि हमें क्या कर दो, बंद कर दो। If for a period of more than 6 months the number of partner of LLP is reduced below 2, मिनिमम पार्टनर कितने चाहिए? 2। अगर लगातार 6 महीने तक आपके पार्टनर 2 से कम है, आपको ट्रिब्यूनल बंद कर सकता है। इसके अलावा क्या और कोई कंसिक्वेंस भी आएगी इस केस में? सुन नहीं रहे क्या? ये पार्टनर हाँ, है ना, हाँ। डेजिग्नेटेड पार्टनर अगर एक रहेगा, हाँ, पार्टनर अगर एक रह गया तो उस पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। क्या हो जाती है? अनलिमिटेड। अगर 6 महीने तक एक ही पार्टनर रह गया तो 6 महीने के बाद में जितने भी काम करोगे उस काम के लिए उस अकेले पार्टनर की लायबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। और ट्रिब्यूनल चाहे तो आपको क्या कर सकता है? वाइंड अप भी कर सकता है इस चीज के लिए। ठीक है जी। इफ LLP has acted against the interest of sovereignty and integrity of India and the security of state or public order, अगर LLP ने किसके अगेंस्ट में काम किया है? इंडिया की सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में काम किया है या सिक्योरिटी के अगेंस्ट में काम किया है तो भी ट्रिब्यूनल आपको वाइंड अप कर सकता है। इफ द LLP act is against the, if the LLP has default in filing with the registrar statement of accounts and solvency or annual return for any 5 consecutive financial year, फॉर्म बता दो जरा इनके कौन कौन से थे? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी फॉर्म 8 और एनुअल रिटर्न फॉर्म 11। अगर ये 5 साल तक कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार फाइल नहीं करी तो आपकी LLP को ट्रिब्यूनल बंद कर सकता है। ठीक है जी। लास्ट वन, इफ द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द LLP बी वाउंड अप, मतलब जो LLP को ठीक लगता है। इसके अंदर अब आप एक एग्जाम्पल खुद बता दीजिए, इसके अंदर एक एग्जाम्पल आप खुद बना दो, कौन सा बनेगा यहाँ पे? नहीं जी, आपने पढ़ा है ये अभी जस्ट एंड इक्विटेबल के अंदर, अभी हम जस्ट पीछे पढ़ के आए थे। वो तो पर ऊपर कवर हो गया। कहाँ कवर हो गया वो? कहाँ कवर हो गया वो? आपके अगेंस्ट में एक कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट की स्कीम थी सेक्शन 60 के अंदर। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल हाँ। में लास्ट, तो इन्फोर्समेंट की पावर किसके पास है? ट्रिब्यूनल के पास। इन्फोर्समेंट में ट्रिब्यूनल क्या क्या कर सकता है? सुपरवाइज, मॉडिफाई अगर मॉडिफाई या के बाद में उसे लगता है कि विद मॉडिफिकेशन या विदाउट मॉडिफिकेशन, उसे लगता है कि वर्क नहीं करेगा तो क्या कर सकता है? वाइंडिंग अप अंडर सेक्शन 64, तो वो जस्ट एंड इक्विटेबल में वो ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है जी। तो ट्रिब्यूनल कब कब आपको वाउंड अप कर सकता है? पहली बात, आप अपनी मर्जी से जाके ट्रिब्यूनल को बोल रहे हो मुझे क्या कर दो, वाइंडिंग अप में डाल दो। दूसरी बात, एक ही पार्टनर है, ट्रिब्यूनल वाउंड अप कर सकता है। तीसरी बात, वो चौथी बात है। तीसरी बात, हाँ तीसरी बात, इंडिया की सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में काम कर रहा है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट में काम कर रहा है। चौथी बात, किसका? नेशनल फ्लैग को जला दिया, या ऐसा काम कर रहे हो टेररिज्म प्रमोट कर रहे हो, आपको वाइंडिंग अप में डाल सकता है। सिक्योरिटी के अगेंस्ट हो गया ना वो। हाँ जी। चौथा, फॉर्म 8 फॉर्म 11 लगातार 5 साल कॉन्जिक्यूटिव। फॉर्म 8 फाइल किया है, फॉर्म 11 फाइल नहीं करा 5 साल तक लगातार, क्या वाइंड अप हो जाऊंगा? फॉर्म 11 फाइल किया है, फॉर्म 8 फाइल नहीं किया, दोनों के बीच में क्या है? अगर एंड है तो दोनों हो जाएंगे ना। आंसर ठीक देख के भी और एंड बता दिया दोनों। नहीं, मैंने तो बोला था कि दोनों करने पड़ेंगे। क्या दोनों करने पड़ेंगे? दोनों करने पड़ेंगे, बट यहाँ और ऐसे से चल जाएगा। मतलब अगर एक भी फाइल नहीं किया तो बाइंडिंग अप में डाल देंगे, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है? और है। वो एंड किसके बीच में है? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, वो फॉर्म का नाम है पूरा, एक फॉर्म 8 का।
रूल्स फॉर वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, सीजी में मेक रूल्स, रूल्स कौन बनाएगा वाइंडिंग अप के लिए? सीजी। तो भाई 63, 64, 65 के अंदर तो एक खाली 64 पढ़ने वाला है। 65 में क्या लिखा हुआ है? सीजी रूल्स बनाएगा। 63 में क्या लिखा हुआ है? एलएलपी बाउंड अप हो सकती है वॉलंटरी भी और ट्रिब्यूनल के द्वारा भी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? सर्कमस्टांसेस, कब वाइंडिंग अप में भेजा जा सकता है। ठीक है जी। लास्ट आता है मिसलेनियस। एक दिन मैंने आपको बताया था शायद वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन के बीच में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? डिसोल्यूशन उसका आउटकम। बिल्कुल जी। वाइंडिंग अप एक प्रोसेस है जिसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज बेचते हैं और लास्ट में जो फाइनल स्टेप है वो क्या होता है? डिसोल्यूशन। मिसलेनियस, बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ पार्टनर्स विद एलएलपी। A partner may lend money to and transact other business with the LLP and has the same right and obligation with respect to the loan or other transaction as a person who is not a partner. किसकी बात कर रहा है ये? अगर लोन वगैरह लिए एडवांस करें तो क्या होगा? तो उसको ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे क्रेडिट को ट्रीट करते हैं। बिल्कुल। तो ये क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं यहाँ पे? क्या ये लिखने की जरूरत थी? हम फीचर्स नहीं पढ़ चुके? एलएलपी के फीचर, पहला फीचर क्या है? और कुछ लिमिटेड लायबिलिटी भाई? क्या एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी है? नहीं है। किससे सेपरेट? पार्टनर से। पार्टनर अलग है, एलएलपी अलग है। जब दोनों अलग अलग है तो क्या पार्टनर लोन वगैरह नहीं दे सकता? अगर वो लोन देगा तो उसके कुछ राइट पे इफेक्ट आएगा? कोई इफेक्ट नहीं आएगा। पार्टनर तो है, साथ में लोन दिया है तो वो क्रेडिटर भी बन गया। एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट के ऊपर कंपनीज एक्ट भी लग सकता है। द सीजी में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डायरेक्ट दैट एनी प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन shall apply to any LLP or shall apply to an LLP with such exception or modification and adaptation as may be specified in the notification। क्या कह रहा है? सीजी चाहे तो नोटिफिकेशन से कंपनीज एक्ट लगा सकता है किसके ऊपर? एलएलपी के ऊपर। विदाउट मॉडिफिकेशन भी लगा सकता है, विद मॉडिफिकेशन भी लगा सकता है। पहले पॉइंट में लगा रहे हैं तो शैल अप्लाई लिख दिया, मतलब पूरा का पूरा। दूसरे में क्या लिख दिया? विद सच एक्सेप्शन, मॉडिफिकेशन, एडप्शन, तो चेंजेस करके भी लगा सकता है। अ कॉपी ऑफ एवरी नोटिफिकेशन प्रपोज टू बी इशूड अंडर सबसेक्शन 1, अगर कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आया तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? दोनों हाउसेज में जाएगा। कहाँ जाएगा? दोनों हाउसेज में। कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा। फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 30 days which may be comprised in one session or in 2 or more successive session। और वो हाउसेज में कितने दिन तक रहेगा? 30 दिन तक। चाहे एक सेशन में रहे, आपको पता होगा पार्लियामेंट के अलग अलग सेशन होते हैं, तो एक सेशन में 30 दिन रहे या फिर 2 में रहे 30 दिन, टोटल 30 दिन रहेगा अप्रूवल के लिए। इफ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेशन, immediately following the session or the successive session aforesaid, both houses agree in disapproving the issue of notification or both houses agree in making modification। क्या मतलब है इस पॉइंट का? किसका मतलब? देखो पार्लियामेंट जब चलता है ना तो उसको बोलते हैं पार्लियामेंट अभी वर्किंग है, मतलब सेशन में है, अभी काम कर रहा है। विंटर सेशन, ऑटम सेशन, अलग अलग सेशन चलते हैं। तो जैसे ही सेशन पूरा होता है पार्लियामेंट की वो लोकसभा राज्यसभा बंद हो जाते हैं, फिर सक्सेसिव अगला सेशन आता है फिर खुल जाते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं सेशंस। तो 30 दिन तक रहेगा उनके अंदर दोनों हाउसेज में। अगर आज आया है, मान लो ये सेशन चला 10 दिन, तो 10 दिन तो यहाँ रह गया और 20 दिन अगले सेशन में रहेगा, टोटल 30 दिन रहेगा दोनों के अंदर। 30 दिन में या तो अप्रूवल आ जाएगा या क्या आ जाएगा? डिसअप्रूवल। अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है? नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ अगले में। तो नोटिफिकेशन में जो बात बोली गई है उसको डिसअप्रूव भी कर सकते हैं। तो डिसअप्रूव भी कर सकते हैं और मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। ये कह रहा है कि जब वो सेशन में रखे गए ना, दोनों लोकसभा राज्यसभा के सेशन में डाला गया क्या वो नोटिफिकेशन, और दोनों हाउस एग्री कर गए। किस चीज के लिए एग्री कर गए? डिसअप्रूव करने के लिए। देखो एग्री वो नहीं कर गए, एग्री कर गए डिसअप्रूव करने के लिए, या फिर दोनों एग्री कर गए किसके लिए? मॉडिफिकेशन के लिए। तो क्या वो नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा? शैल नॉट बी इशू, क्योंकि उन्होंने दोनों हाउसेज ने क्या बोल दिया है? अप्रूव नहीं करना है, या फिर इसमें क्या चाहिए? मॉडिफिकेशन चाहिए। तो क्या मॉडिफिकेशन वाला अप्रूव हो सकता है? अप्रूव हो सकता है आफ्टर मॉडिफिकेशन। तो नीचे लिख दिया शैल बी इशूड, मॉडिफिकेशन वाला इशू हो जाएगा ओनली इन सच मॉडिफाइड फॉर्म। किस फॉर्म में? मॉडिफिकेशन के बाद में, एज में बी एग्रीड अपॉन बाय द बोथ द हाउसेज, जो दोनों हाउसेज ने अप्रूव कर दिया। ठीक है जी।
जब भी कंपनीज एक्ट को एलएलपी एक्ट के ऊपर लगाना है तो सीजी लगा सकता है। कैसे लगाएगा? नोटिफिकेशन से। कैसे लगाएगा? नोटिफिकेशन से। वो नोटिफिकेशन दोनों हाउसेज में जाएगा पार्लियामेंट के। कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए। वो 30 दिन एक सेशन में भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा सेशन में भी हो सकते हैं। अगर उस 30 दिन के अंदर अंदर पहले ही दोनों हाउसेज ने क्या कर दिया? डिसअप्रूव, वो नोटिफिकेशन इशू नहीं होगा। अगर उन्होंने दोनों ने बोल दिया कि इसमें मॉडिफिकेशन करो, उसको इशू कर सकते हो आफ्टर मॉडिफिकेशन, जो दोनों हाउसेज ने अप्रूव कर दिया। पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस, सेक्शन 69। Any document or return required to be registered or filed under this act with the registrar, if it is not registered or filed in time provided therein, जैसे फॉर्म 8, फॉर्म 11, अलग अलग फॉर्म है, सब में बोलता है इतने दिन में फाइल करो, इतने दिन में फाइल करो। अगर इतने दिन में फाइल नहीं किया तो क्या होगा? पेनल्टी लगेगी। क्या लगेगी? पेनल्टी लगेगी। देखो पेनल्टी अलग है, एडिशनल फीस अलग है। पेनल्टी सेक्शन में लिखी हुई है, पेनल्टी तो लगेगी लगेगी, साथ में जब उस फॉर्म को लेट फाइल करोगे ना, आपके ऊपर क्या लगेगी? एडिशनल फीस। पेनल्टी कब लगती है? नॉन कंप्लाइंस हुई, नॉन कंप्लाइंस कर दी, फॉर्म फाइल करा, एडिशनल फीस लग गई। अब पीछे से रजिस्ट्रार जब सो के उठेगा, आपके ऊपर इंस्टीट्यूट कर देगा प्रोसिक्यूशन और आपके अगेंस्ट में क्या लग जाएगी? पेनल्टी लग जाएगी। ये तो एडिशनल फीस है खाली। देखो आपने नॉन कंप्लाइंस करी, आपने फिर फॉर्म फाइल कर दिया, मान लो 10 दिन लेट कर दिया, तो एडिशनल फीस फॉर्म जब फाइल करोगे आपके ऊपर क्या लगेगी? एडिशनल फीस। वो क्या होती है? 2 टाइम 3 टाइम। जैसे 50 रुपए का फॉर्म है, 100 रुपए लग जाएंगे। आपने फाइल कर दिया, बात खत्म हो गई। क्या आपसे किसी ने पेनल्टी ली? नहीं ली। अब आपने नॉन कंप्लाइंस करी हुई है, कभी भी रजिस्ट्रार आपको नोटिस भेज सकता है कि आपने वो नॉन कंप्लाइंस करी थी ना, उसकी आपके ऊपर लगेगी पेनल्टी, जो सेक्शन के अंदर पेनल्टी लिखी हुई है। 10 जिस दिन तक आपने फाइल कर दिया उस दिन तक लगेगी। ठीक है जी। तो कभी ये मत सोचना कि आपने फॉर्म लेट फाइल किया है तो आपने एडिशनल फीस तो पे कर दी। नहीं जी, आपने एडिशनल फी पे कर दी, लेकिन रजिस्ट्रार कभी भी उठ के आपके ऊपर क्या लगा सकता है? पेनल्टी लगा सकता है, जो सेक्शन के अंदर लिखी हुई है। क्या? रजिस्ट्रार की मर्जी है, लेकिन अभी रजिस्ट्रार इतना एक्टिव नहीं है कि तुरंत लगाए, पर लगा सकता है वो। इतनी जल्दी लगाते नहीं है पेनल्टी। अब इसके बीच में आप क्या कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो? रजिस्ट्रार के पास जा सकते हो। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज किसके बीच में होता है? एलएलपी एंड क्रेडिटर के बीच में, एलएलपी या पार्टनर के बीच में। यहाँ तो रजिस्ट्रार के साथ बातें हो रही है, आपने नॉन कंप्लाइंस कर दी है, क्या करोगे आप? क्या इंतजार करोगे रजिस्ट्रार का कि आके? कंपाउंडिंग। आप क्या कर सकते हो? कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। आप चले जाओ रजिस्ट्रार के पास में। कंपाउंडिंग की पावर किसके पास में है? कंपाउंडिंग कौन करेगा? आरडी किसके पास में पावर है? आरडी। आप एप्लीकेशन दोगे रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार किसको फॉरवर्ड कर देगा? आरडी को। हाँ, जो भी आरडी की रैंक पे सीजी जिसको बताएगा, तो आरडी करेगा कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब ये क्या है? आपके अगेंस्ट में भी रजिस्ट्रार उठ के नहीं आया, उससे पहले आपने अपनी गलती मान ली और कंपाउंडिंग के लिए पहुंच गए। मिनिमम पेनल्टी कितनी लगेगी और मैक्सिमम कितनी लगेगी? हाँ, आपको पता है कितनी लगेगी? जितनी सेक्शन में लिखी हुई है, जिसकी नॉन कंप्लाइंस हुई है, उसमें जितनी मिनिमम लिखी हुई है उतनी आरडी आपके ऊपर लगाएगा ही लगाएगा। मैक्सिमम कितनी लगाएगा? जितनी सेक्शन में लिखी हुई है। तो कंपाउंडिंग में क्या है कि कंपाउंडिंग में जिसकी नॉन कंप्लाइंस आपने करी है, उस सेक्शन में जितनी मिनिमम पेनल्टी लिखी हुई है वो तो आरडी आपके ऊपर लगाएगा ही लगाएगा। और मैक्सिमम कितनी लगा सकता है? जितनी उसमें मैक्सिमम लिखी हुई है। ठीक है जी, ये बात वहां पे लिखी हुई थी। ये होती है कंपाउंडिंग। अब आप कहोगे मैं जाऊं क्यों जी कंपाउंडिंग करवाने? रजिस्ट्रार भी तो इतनी लगाएगा, आरडी थोड़ी कम लगाएगा। देखो मैक्सिमम लिमिट पे नहीं जाएगा, मिनिमम के आसपास रहेगा वो, पर मिनिमम से नीचे आरडी भी नहीं लगा सकता क्योंकि वो तो सेक्शन में ही लिखा हुआ है, उतनी तो लगेगी ही लगेगी। चलो जी आगे बढ़ते हैं, कहाँ पहुंच गए हम? एडिशनल फीस लगेगी एज में भी प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब कहाँ होगी? रूल्स के अंदर। प्रोवाइडेड दैट सच document or return shall be filed after the due date of filing without prejudice to any other action or liability under this act। तो आप डॉक्यूमेंट को लेट फाइल कर सकते हो ड्यू डेट के बाद भी, विदाउट प्रीजुडाइज टू एनी अदर एक्शन और लाइबिलिटी। मतलब पेनल्टी तो लगेगी ही लगेगी, क्योंकि वर्ड क्या है? विदाउट प्रीजुडाइज। एडिशनल फीस भी और पेनल्टी भी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ डिफरेंट फी और एडिशनल फी मे बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर डिफरेंट क्लास और एलएलपी और डिफरेंट डॉक्यूमेंट और रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फाइल अंडर दिस एक्ट और रूल्स। हर डॉक्यूमेंट के लिए, हर एलएलपी के लिए अलग अलग फीस बताई जा सकती है। जो स्मॉल एलएलपी है उनके लिए एडिशनल फीस कम है। ठीक है जी।
इनहेंस पनिशमेंट, इनहेंस का मतलब बढ़ा के पनिशमेंट। इन केस LLP और पार्टनर और DP of LLP commit any offense, the LLP or any partner or DP shall for the second or subsequent offense be punishable with imprisonment as provided, but in case of offense for which fine is prescribed, either along with or exclusive of imprisonment with fine, which shall be the twice the amount of the fine for such offense। twice को अंडरलाइन कर लो जी, पहले एक वर्ड अंडरलाइन कर लो, सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस। सेकंड और सब्सिक्वेंट का मतलब दूसरा, सब्सिक्वेंट का मतलब बाद वाला, सेकंड का मतलब दूसरा। एक बार आपने करा नॉन कंप्लाइंस, फिर आपने दोबारा नॉन कंप्लाइंस करी, पहली नॉन कंप्लाइंस के लिए फाइन कितना लगेगा, जितना सेक्शन में दिया हुआ है। दूसरी बार नॉन कंप्लाइंस करी, फाइन कितना लगेगा, ट्वाइस, जितना सेक्शन में लिखा है उसका डबल हो जाएगा। क्या इम्प्रिजनमेंट भी डबल हो जाएगी? इम्प्रिजनमेंट डबल नहीं होगी जी, इम्प्रिजनमेंट उतनी ही रहेगी, क्योंकि अगर इम्प्रिजनमेंट डबल कर दी तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिर तो लोग जितना वो कहते हैं ना उम्र कैद में सजा मिलती है, उतनी सजा यहाँ मिलने लग जाएगी। इम्प्रिजनमेंट उतनी रहेगी, फाइन का अमाउंट बढ़ा देंगे। अब फाइन और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा हुआ है, विद और एक्सक्लूसिव ऑफ। एंड हो या और, उससे फर्क नहीं पड़ता, इम्प्रिजनमेंट तो उतनी रहेगी, पर फाइन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब खुशबू को बहुत जल्दी हो रही है घर जाने की। अच्छा और क्लास है अभी, तो आज की क्लास हम ये खत्म करते हैं। Either along with or का क्या मतलब है? क्या यार, जैसे मॉड्यूल बन के रहा वैसे ही क्वेश्चन आ गए। क्या कल बताने के लिए क्या मतलब कल से या कल या परसों में से एक दिन भेजना, एक दिन वाले काम हो। पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते। कौन से पेज पे थे हम? हाँ जी, हाँ हाँ, आगे आगे बताओ। हाँ हाँ, सर डीपी हो गया। एक रिटर्न होता है। कौन सी वाला? Either along with or exclusive ऑफ इम्प्रिजनमेंट, या तो फाइन इम्प्रिजनमेंट के साथ बताया होगा, या फाइन और इम्प्रिजनमेंट अलग अलग बताए होंगे। फाइन और इम्प्रिजनमेंट, फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, दोनों केस में इम्प्रिजनमेंट तो सेम रहेगी। देखो फाइन और इम्प्रिजनमेंट का क्या मतलब है, फाइन और इम्प्रिजनमेंट का क्या मतलब है, या इम्प्रिजनमेंट या फाइन, इसका मतलब ये होता है। फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या है, दोनों होंगे। तो अगर आपके जो सेक्शन है उसके अंदर पेनल्टी के अंदर या पनिशमेंट के अंदर ये लिखा हुआ है फाइन और इम्प्रिजनमेंट लिखा हो, चाहे फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट लिखा हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी इम्प्रिजनमेंट तो सेम ही रहेगी, लेकिन आपका फाइन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, जब आपने क्या किया है, सब्सिक्वेंट ऑफेंस किया है या सेकंड ऑफेंस किया है। ठीक है जी। अच्छा मतलब एक्सक्लूसिवली इस सेक्शन के लिए इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी। अगर ये जो सेक्शन है ये जनरल सेक्शन है, ये कह रहा है आपकी पनिशमेंट को डबल कर देंगे। कब डबल कर देंगे, जब आप एक ऑफेंस दोबारा कर रहे हो, जब भी आप दोबारा करोगे आपके फाइन को डबल कर देंगे, बस फाइन को डबल कर देंगे। देखो बिल्कुल वो तो तभी लगेगी ना, कोई भी सेक्शन में कहीं पे भी फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट दिया हुआ है तो वो तो सेक्शन के हिसाब से ही आपको काम करना है, लेकिन जब डबल आप दोबारा नॉन कंप्लाइंस कर रहे हो तो वो फाइन डबल हो जाएगा। बस इतना ये कहना चाह रहा हूं। पर जो कंपाउंडिंग था हाँ, हाँ। उसमें जो 3 साल के बाद कंपाउंडिंग एक अलग चीज है, वो क्या बोला था कि कंपाउंडिंग अगर आपने एक बार कर ली है तो उसी ऑफेंस की कंपाउंडिंग 3 साल में वापस नहीं होगी, 3 साल के बाद कंपाउंडिंग करवा सकते हो, वो ये थी। यहाँ पे क्या बात कर रहा है, कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग की बात नहीं कर रहा है, बस नॉन कंप्लाइंस। समझ गए जी? ठीक है जी, कोई डाउट हो तो अगली क्लास में पूछ लेंगे। LLP कंप्लीट हो गया।